हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 22 दिसंबर को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के ईवीएस के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था, किसी व्यक्ति ने गांधीधाम से नागरकोइल के लिए 12/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। ट्रेन गांधीधाम से 10:30 बजे चली और 2 दिन के पश्चात अर्थात 14/10/2021 को 10:30 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि गांधीधाम और नागरकोइल के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 2592 किलोमीटर है तो इस ट्रेन की औसत चाल थी। तो दोस्तों, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, अलबरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको सही कथन बताना था। तो आपका दूसरे का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और सी। अलबरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसने अपने देश से बहुत भिन्न थे, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन आया था, स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए विषयों पर विचार कीजिए। आपको इसमें सही कथन बताना था। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, केवल बी। स्लॉथ जिस वृक्ष पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को विज़िट करें, क्योंकि इस चैनल पर ऑलरेडी सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 के बहुत सारी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप चैनल को विज़िट कीजिए और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशन देख लीजिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, घटपर्णी पादप जो कीट और मेढक तक को फंसा कर खा सकता है हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है, इस राज्य का नाम है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, मेघालय। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल ए और सी। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, ऋषि चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं, पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनता है, इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, रेशम पालन क्षेत्र भ्रमण। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उपाख्यानात्मक अभिलेख। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से सहशैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा। तो आपका एट्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उपाख्यानात्मक अभिलेख। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं, कौन सा है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, बाज, चील और गिद्ध। आपका 10th क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपका 10th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस।
आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष में आई थी? तो आपका 11th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, 2004। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्यपुस्तक नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को करना चाहिए। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, पाठचर्या का निर्माण। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उपविषय गत उपागम को स्वीकार किया गया है, क्योंकि। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, A, B एंड D। यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है। यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है। यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संज्ञा एवं क्रिया दोनों। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, मिर्ची हमारे देश के लगभग हर हिस्से में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? तो आपका 17th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? तो आपका 18th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहना चाहिए। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है, सब्जियां कौन खरीदता है, आपके परिवार में खाना कौन बनाता है? वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है? तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल सी और डी। परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका, परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे आसाम में रहने वाले ग्रामीणों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है और इसलिए उन्हें इसे समझने में कठिनाई होगी। निवेदिता को इस संप्रत्यय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, केवल बी और डी, विचार मंथन, क्षेत्र भ्रमण। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। तो आपका 23rd का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। आपका 24th क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड पूछा गया था, आपका घर एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। अपने विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाते हैं। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है। तो आपका 24th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त
उद्देश्य है। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी। विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना या विद्यार्थियों की कठिनाई का निदान करना। अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना। आपका 26 क्वेश्चन पूछा गया था, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उल्लू। आपका 27 क्वेश्चन पूछा गया था, गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड पर पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए? तो आपका 27 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, इकबाल को आगे की सीट पर बिठाना चाहिए। आपका 28 क्वेश्चन पूछा गया था, जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा के विद्यार्थियों से आकाश पर चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा, उसने इस रंग को क्यों चुना? यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश हरा होगा शिवांगी को। तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन करने की व्यवस्था करनी चाहिए। आपका 29 क्वेश्चन आया था, घना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राजस्थान। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आपको ऐसे ही इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोस मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम 22 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के CDP के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक क्षमताओं जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनात्मकता से है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र। आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विकास की दिशा अधोगामी है। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर अंतर क्रिया का। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल को विजिट करें। इस यूट्यूब चैनल पर CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मोस्ट प्रोबेबली सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप यूट्यूब चैनल को विजिट ज़रूर करें और शिफ्टों के सॉल्यूशन उसमें देख लीजिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का कारक नहीं है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सरकार। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, हेंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नैतिक विकास। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूह के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छिद्रों के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास की डैश अवस्था पर है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो यह डैश कहलाता है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आत्मसातीकरण। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, लेव विगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है, क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का अधिगम एक संदर्भ में होता है।
तो आपका 8th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक। आपका 9th क्वेश्चन पूछा गया था, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? तो आपका 9th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पाड़ अर्थात स्कैफोल्डिंग। आपका 10th क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्रगतिशील कक्षा में डैश, तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, छात्र अधिगम में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, इधर पर आपका डैश था। डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों की मनोदशाओं, स्वभावों और आशाओं को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है, तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अंतः वैयक्तिक। आपका 12 क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये प्रस्तावित करती है कि, तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनकी घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कियों को प्राथमिकता देता है, ये क्या इंगित करता है? तो आपका 13th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िबद्धता या जेंडर बायस को शो करता है। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, सतत और व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से क्या शामिल हैं? तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना और शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों के लिए उनके अधिगम और विकास का अनुकूलन करना। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? तो आपका 17th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है या करती है। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। वे शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, वे सतर्क रहते हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, वे त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? तो आपका 19th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? इसलिए आपका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। दोस्तों, एक थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपके क्वेश्चन को रॉन्ग कर सकती है। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि अभिकथन और कारण वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, शिक्षकों को सभी बच्चों के लिए अर्थपूर्ण अधिगम को सुगम बनाने के लिए विविध अधिगम अवसर प्रदान करने चाहिए। आपका कारण दिया गया था, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, तो आपको सही विकल्प बताना था। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 21st क्वेश्चन आया था, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? तो आपका 21st का ऑप्शन
फोर्थ सही हो जाएगा बुरी किस्मत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के कई शिफ्टों के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप चैनल को विजिट कीजिए और शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 22वां क्वेश्चन पूछा गया था, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपका 22वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ। आपका 23वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहकारी अधिगम रणनीति है। तो आपका 23वां का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। आपका 24वां क्वेश्चन पूछा गया था, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फरहान ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपका 24वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रचनावाद। आपका 25वां क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला पूछा गया था, तो आपका अभिकथन दिया गया था, शैक्षणिक अधिगम के अलावा एक शैक्षिक व्यवस्था में छात्रों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। कारण दिया गया था, संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो आपको सही विकल्प बताना था। तो आपका 25वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका 26वां क्वेश्चन पूछा गया था, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। शिक्षण के साथ साथ अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। आपका 27वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है। तो आपका 27 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, परासंज्ञान, विश्लेषण और मनन। आपका 28वां क्वेश्चन पूछा गया था, अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। पाठ की विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। दोस्तों आप अदर ऑप्शंस भी पढ़ लिया करें कि क्यों ही आपका ऑप्शन थर्ड सही है और अदर ऑप्शंस रॉन्ग है। आपका 29वां क्वेश्चन पूछा गया था, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपका 29वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। आपका 30वां क्वेश्चन पूछा गया था, सीखने के गति डैश है। तो आपका 30वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 22 दिसंबर को हुए सीटेट और 21 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस सीडीपी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट कीजिए और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।